नमस्कार दोस्तों, फादर श्री एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। पधारो हमारे देश की संस्कृति के रंग रंगीले राज्य राजस्थान के सभी प्रदेशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम चर्चा करेंगे इतिहास के बारे में। उसके बाद हम पढ़ेंगे राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं। तो सबसे पहले जानेंगे कि इतिहास का अर्थ क्या होता है, इतिहास का जनक कौन है और इतिहास में किसका अध्ययन किया जाता है और उसके विकास कैसे कैसे हुआ। यह क्लास रीट L1, L2 एवं राजस्थान की समस्त प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। तो इतिहास है जो मूलतः, इतिहास का अर्थ अगर हम देखें तो इतिहास जो मूलतः अपने बारे में जानने की जिज्ञासा को कहते हैं, या जो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं, विश्व की महत्वपूर्ण घटना घटी, उनको कब, क्या, क्यों, कैसे की व्याख्या करता है। तो जो सबसे पहले है हिस्ट्री शब्द। हिस्ट्री शब्द ग्रीक या यूनानी भाषा का है, ग्रीक या यूनानी भाषा का है, जिसका अर्थ होता है अन्वेषण। अन्वेषण यानी खोजना या ढूंढना। तो हम इतिहास में मानवीय अतीत की खोज करते हैं। मानवीय अतीत की खोज करते हैं। हिस्ट्री का जो ग्रीक या यूनानी भाषा का शब्द है। अब हम करें इतिहास की बात। जो इतिहास शब्द है ये संस्कृत भाषा के संस्कृतानुसार ये संस्कृत भाषा के इति प्लस है प्लस आ से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है निश्चित रूप से ऐसा हुआ। अगर हम इतिहास के सामान्य अर्थ के बारे में जानें तो इतिहास का सामान्य अर्थ होता है अतीत को जानना। अतीत मीन्स होता है बीता हुआ या गुजरा हुआ समय को अतीत कहते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इतिहास अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं का व्यवस्थित एवं कालक्रमानुसार अध्ययन है, जिसे हम विश्वास के साथ प्रामाणिक कह सकें। अगर इतिहास की परिभाषा देखें तो इतिहास की अतीत की महत्वपूर्ण घटनाओं यानी बीते हुए समय की वे महत्वपूर्ण घटनाएं जो हमें विश्वास के साथ प्रमाणिक लगे, उनको हम इतिहास कहते हैं। और इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन मिलता है। ये जो हिस्ट्री शब्द है, इस हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था।
हिस्ट्री शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हेरोडोटस ने किया था। हेरोडोटस ने विश्व की महत्वपूर्ण घटनाओं को एक कथा के रूप में अध्ययन किया था या कथा के रूप में व्याख्या की थी उनके, इसलिए हेरोडोटस को विश्व इतिहास का जनक या विश्व इतिहास का पिता भी कहा जाता है। तो इसको विश्व इतिहास का जनक या पिता भी कहा जाता है, या इसको फादर ऑफ हिस्ट्री भी कहते हैं। हेरोडोटस को कहा जाता है। हेरोडोटस जो है, हेरोडोटस ने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने हिस्टोरिका नामक पुस्तक 5वीं सदी में लिखी थी। अब हम बात करें भारतीय इतिहास का जनक। तो भारतीय इतिहास का जो जनक है वो मेगास्थनीज को कहा जाता है। मेगास्थनीज ने एक इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। मेगास्थनीज कौन था? मेगास्थनीज एक यूनानी राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। ये सेल्यूकस, यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने इंडिका नामक पुस्तक में भारत की तत्कालीन राजनीतिक सांस्कृतिक स्थिति का वर्णन किया था। अब हम देखें तो भारतीय पुरातत्व का जनक अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम को कहा जाता है क्योंकि अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना की थी, इसलिए इसको भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। अब हम करें राजस्थान के संदर्भ में बात, तो राजस्थान के इतिहास का जनक या पिता कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास से संबंधित एनल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान नामक पुस्तक लिखी थी। ये पुस्तक लिखी थी उन्होंने 1829 ईस्वी में। कर्नल जेम्स टोड को घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है। अगर हम राजस्थान इतिहास के वास्तु जनक की बात करें, राजस्थान इतिहास के वास्तु जनक तो G.H. ओझा को कहा जाता है। गौरी शंकर हीरानंद ओझा को कहा जाता है।
अध्ययन की दृष्टि से मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा जाता है। मानव के संपूर्ण इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 हम बात करें तो वो है प्राग ऐतिहासिक काल। अगर 2 नंबर बात करें तो होता है आद्य ऐतिहासिक काल। और नंबर 3 अगर हम देखें तो वो होता है ऐतिहासिक काल। तो सबसे पहले देखते हैं प्राग ऐतिहासिक काल। अगर प्राग ऐतिहासिक काल के समय के बारे में बात करें तो इसका समय सृष्टि के आरंभ से हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक है। इसका समय माना जाता है प्राग ऐतिहासिक काल का। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें तो वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। तो इसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है तो फिर हम इसके उत्खनन से प्राप्त जो सामग्री होती है, अवशेष होते हैं, उनके आधार पर इसका अध्ययन करते हैं। तो इसके जो स्रोत हैं वो स्रोत पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा इसका अध्ययन किया जाता है। पुरातात्विक साक्ष्यों के द्वारा। प्राग ऐतिहासिक काल को हम प्राक ऐतिहासिक काल भी कहते हैं। यह इसका एक और उपनाम है जिसको हम कहते हैं पाषाण युग या प्रस्तर युग भी कहते हैं। इसको पाषाण युग या हम इसको प्रस्तर युग भी कहते हैं, क्योंकि इस काल में पत्थरों के बड़े औजारों का बड़ा प्रयोग होता था, इसलिए इनको पाषाण युग कहते हैं। इसको भी प्रागैतिहासिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 आता है पुरापाषाण काल। जिसको हम पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। नंबर 2 आता है मध्यपाषाण काल। जिसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। और नंबर 3 आता है नवपाषाण काल। जिसको हम न्यूलिथिक एज भी कहते हैं। अगर हम बात करें आद्य ऐतिहासिक काल के बारे में, तो आद्य ऐतिहासिक काल का जो समय है वो है हड़प्पा सभ्यता से 600
ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं किंतु अपठनीय हैं। क्यों अपठनीय? क्योंकि उनकी जो लिपि है, उन साक्ष्यों की जो लिपि है या शैली है, वो सर्पिलाकार या गौमूत्र लिपि भी कहते हैं उसको, या बुस्तोफिदन लिपि भी कहा जाता है। बुस्तोफिदन लिपि भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत हम बात करें तो नंबर 1 आती है सिंधु घाटी सभ्यता। आदि ऐतिहासिक काल के अंदर आती है सिंधु घाटी सभ्यता। नंबर 2 आती है कालीबंगा सभ्यता। नंबर 3 आती है मेसोपोटामिया की सभ्यता। अगर हम चौथी बात करें तो वो आती है वैदिक सभ्यता। तो वैदिक सभ्यता का काल लगभग 1000 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। और आद्य ऐतिहासिक काल भी हड़प्पा सभ्यता से 600 में। हड़प्पा सभ्यता मतलब 3000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व के आसपास से 600 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। अब देखते हैं ऐतिहासिक काल क्या है। ऐतिहासिक काल है 600 ईसा पूर्व से अब तक। 600 ईसा पूर्व से अब तक। इसके परिभाषा का बात करें तो वह काल जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हैं और पठनीय भी हैं। इसके अंतर्गत आता है प्राचीन भारत का इतिहास। इसके अंतर्गत प्राचीन भारत का इतिहास, इसके अंतर्गत आता है मध्यकालीन भारत का इतिहास, और इसके अंतर्गत आता है आधुनिक भारत का इतिहास। अब हम अध्ययन करेंगे प्राग ऐतिहासिक काल को भी अध्ययन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया है। उसमें नंबर 1 है पुरापाषाण काल। तो पुरापाषाण काल के बारे में अध्ययन करेंगे। ये जो पुरापाषाण काल है इसको पैलियोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसके समय की बात करें तो लगभग 3 लाख वर्ष पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। ईसा पूर्व तक माना जाता है।
इसके उपनाम की बात करें तो पुरापाषाण काल को आदिमानव काल भी कहा जाता है। और इसको शिकार एवं खाद्य संग्रह युग भी कहते हैं। इसको शिकार एवं खाद्य संग्रह युग भी कहते हैं। अब हम जानते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में। जो पुरापाषाण काल में मानव बिल्कुल अशुभ एवं निरा बर्बर था। मानव बिल्कुल अशुभ एवं निरा बर्बर था। इस काल में होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हो गया था। होमो सेपियंस का प्रादुर्भाव हो गया था। मनुष्य का जीवन खानाबदोष था। खानाबदोष। खानाबदोष मतलब घुमंतु जीवन। शिकार भोजन के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते रहते थे। स्थायी निवास प्रारंभ नहीं हुआ था। पत्थरों के द्वारा आग जलाना सीख गए थे। इस युग में मानव पत्थरों के द्वारा आग जलाना सीख गए थे। लेकिन अभी पहिए का ज्ञान नहीं हुआ था। इसमें बड़े व खुरदरे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था औजारों के रूप में। बड़े व खुरदरे पत्थरों का प्रयोग किया जाता था। दूसरे नंबर पर आता है प्राग ऐतिहासिक काल का भाग मध्य पाषाण काल। जिसको मेसोलिथिक एज भी कहते हैं। और इसके समय की बात करें तो लगभग 10,000 ईसा पूर्व से 7,000 ईसा पूर्व के आसपास। 7,000 ईसा पूर्व के आसपास। अगर इसके उपनाम की बात करें तो इसे उत्तर पाषाण युग भी कहा जाता है। उत्तर पाषाण युग। या माइक्रोलिथ युग कहा जाता है। माइक्रोलिथ युग। या एक और नाम देते हैं इसको शिकार एवं पशुपालन युग। शिकार एवं पशुपालन युग। अगर इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसमें विशेषता थी इसकी कि छोटे, हल्के, कुशलता से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। इसलिए इसको
माइक्रोलिथ एज कहते थे हैं। माइक्रोलिथ युग क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें छोटे अलगे कुशलता से निर्मित उपकरणों का प्रयोग किया जाता है। दूसरे, इसमें चीज़ें पशुपालन प्रारंभ हो गया था, तो प्रिय जानवर कुत्ता था। प्रिय जानवर कुत्ता था। अगर हम बात करें इसमें औजार कौन कौन से मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट स्क्रैपर व पॉइंट। स्क्रैपर व पॉइंट विशेष उल्लेखनीय। अन्य उपकरणों की बात करें तो इसमें आते हैं ब्लेड, ट्रायंगल, ब्लेड, ट्रेपेज, क्रिसेंट आदि उपकरणों का प्रयोग। आदि उपकरण किसके बने होते थे? पत्थरों के। कौन कौन से पत्थर के? चर्ट, क्वार्टजाइट, कार्नेलियन पत्थरों से निर्मित। उपकरणों का प्रयोग किया जाता था इसमें। तो ये मध्य पाषाण काल की विशेषताएं हैं। अब हम प्राग ऐतिहासिक काल का तीसरा भाग पढ़ते हैं, नवपाषाण काल। नवपाषाण काल को नियोलिथिक एज भी कहा जाता है और इसका जो समय है वो 9000 ईसा पूर्व से 3000 ईसा पूर्व तक माना जाता है। अगर हम इसके उपनाम की बात करें तो इसका उपनाम है अन्न उत्पादक युग। अन्न उत्पादक युग। और हम इसकी विशेषताओं के बारे में बात करें तो इसकी एक विशेषता है कि मनुष्य ने स्थायी निवास प्रारंभ कर दिया था। स्थायी निवास व कृषि उत्पादन प्रारंभ कर दिया था। अब जीवन मानव का खानाबदोश नहीं रहा। प्रारंभ स्थायी निवास और कृषि उत्पादन प्रारंभ हो गया था। पशुपालन उन्नत हो गया था। इस समय में, इस काल में पशुपालन उन्नत हो गया था। और इस काल में पहिए का आविष्कार हो गया था। इस काल के अंदर पहिए का आविष्कार हो गया था। और इसमें पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग किया जाता था। तो नवपाषाण काल की जो प्रमुख विशेषता है, स्थायी निवास, कृषि उत्पादन और पशुपालन उन्नत होना। पहिए का ज्ञान हो गया था, पहिए का आविष्कार हो गया था और पॉलिशदार उपकरणों का प्रयोग करने लग गए थे। इसके बाद एक आता है चालकुलित एज, जिसको हम कहते हैं ताम्रपाषाण काल। ताम्रपाषाण काल, नवपाषाण काल के बाद ताम्रपाषाण काल आता है। इसमें मनुष्य को, इसको चालकुलित एज भी कहते हैं। इसमें मनुष्य को धातुओं का ज्ञान हो गया था। धातुओं का ज्ञान हो गया था। ज्ञान
उपयोग प्रारंभ कर दिया था उन्होंने। और मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का ज्ञान हुआ था? मानव के द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का क्या ज्ञान हुआ था? सबसे पहले हुआ था तांबे का। तो तांबा और पत्थरों के औजार को मिलाकर ताम्र पाषाण युग कहा गया, क्योंकि इसमें तांबे को जानने लग गए, तांबे धातु को, और इसका उपयोग प्रारंभ हो गया था। फिर कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो गया था। किस युग में? ताम्र पाषाण काल में कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो गया था। कांसे का तकनीकी ज्ञान प्राप्त हो गया। ताम्र पाषाण काल के बाद अब हम जानेंगे इतिहास को जानने के स्रोत क्या होते हैं। इतिहास को जानने के स्रोत। जिनमें नंबर 1 आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत आते हैं। 2 नंबर पर आते हैं साहित्यिक स्रोत। और 3 नंबर पर आते हैं विदेशी यात्रियों का विवरण। अगर हम बात करें पुरातात्विक स्रोत के बारे में, नंबर 1 पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत आते हैं हमारे पुरातात्विक स्थल। इसमें आते हैं स्मारक व भवन। फिर आते हैं अभिलेख। मुद्राएं, चित्रकला, अवशेष आदि। पुरातात्विक स्रोतों के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थल। उसमें पढ़ेंगे हम राजस्थान की प्राचीन सभ्यताओं के बारे में अगली वीडियो में। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? इससे अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे पुरातात्विक स्थलों के अंतर्गत राजस्थान की प्राचीन सभ्यताएं, जिनमें कालीबंगा, आहट, गणेश्वर, बालाथल, वैराट सभी सभ्यताओं का विशेष अध्ययन किया जाएगा। तो